देखो, कल हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे, उसका नाम क्या था बाबू? वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के डेफिनेशन बता दिए थे। वैश्वीकरण क्या होता है इसके बारे में बता दिए थे। 5 मिनट में देखो हम रिवीजन करवा देते हैं। जो बच्चा कल नहीं क्लास किया होगा वो 5 मिनट रिवीजन करवाते थे, हम सुनना। सबसे पहले हम लोग वैश्वीकरण को जाने थे कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो कल वैश्वीकरण का परिभाषा बता दिया गया था बाबू कि वैश्वीकरण का तात्पर्य खुलापन से होता है। किससे होता है ये बताया गया था ना? खुलापन, जहां पे संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वैश्वीकरण के 5 अंग बताए थे, जिसे बताया गया था कि श्रम हो गया, पूंजी हो गया, सेवा हो गया, वस्तु हो गया। इस सब चीज का निर्बाध रूप से अगर आवागमन हो रहा है कोई बिना रोक टोक के, तब इसको क्या कहा गया था? वैश्वीकरण कहा गया था। तो इस सब वैश्वीकरण के बारे में इतना जानकारी हम लोग लिए थे। इसके बाद हम लोग देखें कि वैश्वीकरण के दौर में आखिरकार भारत कहाँ है। तो भारत सरकार ने भी अभी तक वैश्वीकरण को लेकर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6 गो औद्योगिक नीति पारित किया था। पहला कब पारित किया था? 1948 में, दूसरा 1956 में, और तीसरा 1973, और चौथा 1977, और पांचवा 1980, और 80 था ना, और छठा था जुलाई 1991 में पारित हुआ था। अच्छा, इस सबसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। पहले तो ये पूछ सकता तुमसे कि बताओ भारत में अभी तक कितने औद्योगिक नीति पारित हुए, तो क्यों बताना है? 6, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नहीं 4 बताए थे। पहला वाला बताए थे औद्योगिक नीति 1948, क्योंकि ये पहली बार था तो क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से ज्यादा हो जाता है। इसके बारे में 2-3 बात ध्यान रखना है कि जब पहली बार भारत में औद्योगिक नीति लागू किया गया था तो उस समय देश के उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था, इन्हीं के द्वारा मॉडल तैयार किया गया था। उसके बाद इसमें देश के जो प्रधानमंत्री थे बाबू, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात तुमको बताया गया था कि आपको 1948 के संदर्भ में आपको याद रखना है। और एक बात और कि पहली बार भारत में अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी औद्योगिक नीति में कहा गया था। उसके बाद फिर दूसरा था 1956 का। इसके बारे में ये बताया गया था कि 1956 के औद्योगिक नीति को भारत के आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किस औद्योगिक नीति को भारत के आर्थिक संविधान कहते हैं, तो उसका आंसर किसको बता देना है? 1956। और दूसरा जहां पे काम किया गया था कि भारत ने जो औद्योगिक क्षेत्र था वहां पे सेंसरशिप, परमिट हो गया, कोटा हो गया, उसके ऊपर जो लिमिट लगाया गया था। अच्छा, क्यों कर रहा था? कल तुम बताए थे, क्योंकि अभी हम लोग नए नए आजादी हुए, मतलब आजाद हुए थे 1947 में ही, तो हम लोग को लग रहा था कि अगर कंपनी ज्यादा विदेश से बाहर आएगा तो एक कंपनी आया था जो हम लोग को गुलाम कर लिया था, तो दोबारा स्थिति ना हो इसके लिए पहले हम कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जरा सा हम लोग टाइट करेंगे। फिर 1956 के बाद हम लोग अगला पढ़े थे 1973 के बारे में। और 1973 में 3-4 गो बात बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे पहला बात क्या बताया गया था, क्योंकि अब सरकार पूरा मूड में था कि प्राइवेट सेक्टर को सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाह रही थी। इसके लिए सबसे पहले टारगेट किया बैंक को। 1969 ईस्वी में लगभग 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, राष्ट्रीय बना दिया, क्योंकि बैंक ही उधार देता है उद्योग को और उद्योग स्थापित होता है। फिर दूसरा क्या किया गया था कि भारत में एक कानून लाया गया था एमआरटीपी कानून 1969 में। इसके तहत क्या किया गया है कि जितने प्रकार के जो निजी क्षेत्र में जो कंपनी था उसमें सरकार अपना कंट्रोल स्थापित कर रहा था। निजी क्षेत्र को कम बल और राष्ट्रीय क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा था। बोला यहाँ प्राइवेट वगैरह नहीं चलेगा, सब कुछ सरकार के अनुमति से होगा। कोई कंपनी खुलेगा भी तो हम कहेंगे तो भाई कंपनी खुलेगा, उसमें हमारा भी पार्टनरशिप होगा। और इसके लिए 1973 में एक और कानून लाया गया था, फेरा कानून। फेरा कानून में क्या व्यवस्था किया गया था बाबू? इसमें बहुत कठोर कठोर प्रावधान था। इसमें एक प्रावधान तुम लोग समझो कि 1973 में फेरा कानून में ये बात बताया गया था कि अगर कंपनी किसी भी भ्रष्टाचार या तो आरोप में अगर पड़ता है तो उस कंडीशन में कंपनी का जो मालिक होगा उसको कठोर कारावास की व्यवस्था था। कठोर कारावास करने का मतलब उम्र कैद हो सकता है, 10 साल का जेल हो सकता है, ये तमाम तरह की चीज था। अब बताओ इतना हैवी अगर पेनल्टी लगेगा तो लगता तुमको कि कोई कंपनी खोलेगा विदेश जाकर के? नहीं। और सरकार का यही उद्देश्य भी था कि कोई बाहरी लोग ना आए, पहले हम स्टेबल हो जाए, अस्थायी हो जाए, उसके बाद जो है कोई बाहर से कंपनी आएगा तो प्रपोज करेंगे। एक बात इसमें और कहा गया था 1973 वाला में ही नीति में ही कि भारत में पहली बार जो है ज्वाइंट सेक्टर को शुरू किया गया था, जिसको संयुक्त उपक्रम कहते थे, जो आगे जाकर के जो है पीपीपी मॉडल बना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें सरकार ये नीति लाया था कि भाई देखो कोई भी कंपनी अगर कोई इसका पैसा है तो खोलो, लेकिन उसमें हिस्सेदारी सरकार का भी होना चाहिए। तो उस तरह के कंपनी को पीपीपी कहा जाता है,
पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप। पब्लिक मतलब यहाँ सरकार, और प्राइवेट मतलब कोई निजी व्यक्ति। पार्टनरशिप, दोनों का पार्टनरशिप चलेगा। इस बात किसमें का 1973 में। लेकिन और भी औद्योगिक नीति आया। सरकार को जब पता लग गया कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारा अर्थव्यवस्था ग्रो करे, आगे बढ़े, तो इतना जो कॉम्प्लेक्स हम बना के रखे नियम कानून, इससे तो खैर विदेशी मुद्रा तो नहीं आएगा, विदेशी निवेश तो कोई नहीं आएगा, कोई विदेशी कंपनी भारत में स्थायी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना कागज पत्तर, तमाम तरह के लगाम लगा दिए हैं कि दिक्कत है। तब 1991 का एक नियम आएगा बाबू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 1991 से हम लोग को पढ़ना था, यही बात हुआ था ना। तो हेडिंग लगाओ 1991 का औद्योगिक नीति। इसी को और नाम से पुकारते हैं बाबू, इसी को हम लोग कहते हैं नवीन आर्थिक नीति, या तो नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, या इसी को हम लोग कहते हैं, एक और नाम पुकारते हैं एलपीजी सुधार। हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में। देखो इसका थोड़ा इंग्लिश भी जान लो। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। शॉर्ट में क्या कहेंगे इसको? एनईपी। ध्यान रखना, भारत के संदर्भ में एनईपी का मतलब अलग होता है, और एनईपी इतिहास में भी एक जगह पढ़ना है। जब आपको रूस की क्रांति पढ़े होंगे तो वहां पे था, जब स्टालिन वगैरह को पढ़े होंगे तो वहां पे तुमको मिला होगा। तो ध्यान रखना 1991 का औद्योगिक नीति, या इसी को नई आर्थिक नीति, या तो इसी को एलपीजी सुधार, तीनों में से किसी मुद्दा पे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही एक ही उत्तर देना है। तो हेडिंग लगाइए पहले जल्दी से। हो गया? अब चूंकि इसको समझो, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि अभी भारत और चीन का रिश्ता थोड़ा बढ़ गया है, और भारत और अमेरिका के साथ रिश्ता खराब हो गया है। बोले कि अभी एक नया वर्ड आ रहा है टैरिफ, नाम सुना टैरिफ का? तो आज हम कोशिश करेंगे तुम लोग टैरिफ समझाएं, टैरिफ क्या चीज होता है, ऐसे व्यापार से रिलेटेड है। हो गया? देखो, अब एक बात तो आपको अंदाजा लग ही रहा होगा कि सरकार जो है अब उदारवादी नीति अपनाएगी। पहले से जितने प्रकार के जो लगाम था उसको कम करेगी, ताकि विदेशी कंपनी भारत में आए, और विदेशी कंपनी भारत में आएगा तो इसका फायदा भारतीय लोगों को अवश्य होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को अवश्य होगा, एकदम तय है। क्योंकि प्रोडक्शन भारत के घरेलू सीमा में करेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ये सब बात पहले तुमको बता दिया गया। पहला इसमें जो व्यवस्था किया गया था, परमिट, लाइसेंस, कोटा, इस सब चीजों उद्योग के ऊपर जो स्थापित था उसको कम किया गया, या सीधा सीधा आप कह दीजिए क्या किया गया? समाप्त किया गया। अभी के डेट में, वर्तमान समय में केवल 5 चीज का उत्पादन करेंगे तभी आपको लाइसेंस या तो परमिट लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कोई जरूरत इसकी नहीं है। वो कौन कौन से 5 चीज है उसको खाली ध्यान रखना है। पहला, एल्कोहल। एल्कोहल उत्पाद लिखते हैं, ड्रग्स वगैरह भी इसमें आ जाएगा। एल्कोहल, इसमें मुख्य रूप से एल्कोहल कहने का मतलब शराब हो गया। इस सब चीज का उत्पादन करते हैं तो उस कंपनी, नशा वाली चीज, हाँ एल्कोहल नशीला पदार्थ है। अगर एल्कोहल से संबंधित कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सरकार से, भारत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ, बम बारूद, ऐसे तो निजी तौर पे नहीं है, लेकिन पटाखा वगैरह होता ना है एक से बढ़ के एक, ये सब अगर विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं तो उसके लिए भी उस कंपनी को सरकार से क्या लेना पड़ेगा? अनुमति लेना पड़ेगा। तीसरा, खतरनाक रसायन, घबरा गया ना, खतरनाक रसायन। अगर कोई खतरनाक रसायन, जैसे उर्वरक बना रहे हैं, उर्वरक में बहुत सा है, डीएपी, यूरिया ही तमाम तरह की चीज बना रहे हैं, जिसका अगर अवैध तरीका से, गलत तरीका से यूज करने पर आदमी की डेथ भी हो जाता है, तो उस तरह के नशीले पदार्थ, रासायनिक पदार्थ के अगर फैक्ट्री है बाबू, तो उस फैक्ट्री के मालिक को क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद अगला है तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पाद। तंबाकू तो आप समझ में करते होंगे, ये भी तो नशीला पदार्थ ही है। अगर तंबाकू का फैक्ट्री है, तंबाकू से रिलेटेड जो मसाला वगैरह होता है उसकी फैक्ट्री है, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सरकार से?
परमिशन लेना पड़ेगा। और सरकार इस सब फैक्ट्री पे बहुत हैवी पेनल्टी लगाता है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, कर लगाता है, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी बिक रहा है, चल रहा है, डिमांड इतना ज्यादा है। इसके बाद फिर एक और है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया बाबू, एरोस्पेस, ये सब सामान बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक समझते ना है, जैसे बल्ब हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ये सब जितना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इस सबको इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस कहा जाता है। एरोस्पेस कहने का मतलब हो गया कि उड़ने वाला, हवाई जहाज से रिलेटेड सामान बना रहे हैं इस प्रकार की चीज, उसको एरोस्पेस कहे जाएंगे। ये 5 चीज का कंपनी खोलेंगे बाबू, तो अभी अभी के समय में, वर्तमान समय में जो है, सरकार से क्या लेना पड़ेगा आपको, लाइसेंस या तो परमिट लेना पड़ेगा। परमिट का मतलब पास होता है। कोटा समझ में आता है, कोटा क्या होता है इसे? कोटा मतलब एक निश्चित मात्रा में बनाना है, इससे ज्यादा नहीं बनाना है, उसी को कोटा यानी लिमिट उसको कहते हैं। ठीक है, आप तंबाकू का उत्पादन कीजिए, लेकिन एक फिक्स कोटा के साथ, लाइसेंस प्लस कोटा होना चाहिए, तभी आपको चलेगा। ऐसा नहीं कि जितना माने उतना बना लीजिए। कोटा जगह के भी नाम है, हाँ, वहाँ पढ़ाई होता है, राजस्थान का जगह है वो। चलो चलो आगे सुनो ध्यान से, इतना बात समझ में आया? ये पहला बात कहा गया था। शुरुआती में हालांकि 18 क्षेत्र था, ऐसा सब 5 गो दिख रहा है ना बाबू, 18 गो था, फिर सरकार उसको 6 गो किया। 6 गो से भी वर्तमान समय में ध्यान रखना के ऊपर है, 5 गो ऊपर है। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात, याद करो, बताए थे बाबू एमआरटीपी कानून। एमआरटीपी कानून को सन 1998 ईस्वी में समाप्त किया गया। क्या किया गया बाबू? इसको समाप्त किया गया, और इसके स्थान पर भारत में एक नई संस्था का निर्माण किया गया, जिसका नाम पड़ा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको शॉर्ट में सीसीआई कहते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कहेंगे। इसका स्थापना किया गया था 2002 ईस्वी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में एमआरटीपी कानून को कब समाप्त किया गया, तो कब बताना है? 1998 में। और भारत में सीसीआई का स्थापना कब किया गया? 2002 ईस्वी में। इसके अलावा तीसरा बात, एक और था कानून जिसका नाम था क्या? फेरा कानून, याद है? 1999 में फेरा कानून को क्या किया गया? समाप्त किया गया, और इसके स्थान पर एक नया कानून आया बाबू, वो सरल था, उसका नाम पड़ा फेमा कानून। कौन सा कानून बाबू? अब कहिए फेरा और फेमा क्या है, ज्यादा नहीं समझना है, बस ही समझो कि फेरा एक प्रकार का जटिल कानून था जिसमें विशेष कड़े कड़े प्रावधान थे, जबकि फेमा कानून उसके तुलना में सरल कानून था, जिसमें अगर कोई गलती करता है बाबू, तो इसमें कारावास की व्यवस्था नहीं था, जुर्माना की व्यवस्था था। 2 लाख, 4 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया का पेनल्टी लगेगा। अभी भी जो होता है, अगर मान के चले कि उद्योगपति गलती करता है, तो सरकार जब उसके ऊपर कार्रवाई करती है, तो सजा के रूप में उसको से पैसा का डिमांड किया जाता है कि 5 करोड़ रुपया का जुर्माना लगेगा। जैसा भी कुछ दिन पहले पतंजलि बाबा पे लगा था, वो जो है लंबा चौड़ा भांज दिए, बोले कि हमारा सामान सबसे शुद्ध है। जब चंपरासु का चेक हुआ, तो उसमें लगभग 30% से भी ज्यादा सामान जो था वो फॉल्ट निकल गया। और जब चेक हुआ, क्योंकि सबका संस्था बना हुआ है, खास करके ये संस्था बहुत एक्टिव रहता है, जब चेक किया तो पता लगा कि बाबा ऐसा कैसे हुआ, तो बाबा के ऊपर पेनल्टी लगा। बाबा का जेल नहीं हुआ, पेनल्टी लगा। लेकिन अगर ही कानून रहता तो बाबा का क्या हो जाता? जेल हो जाता। तब पेनल्टी मतलब जुर्माना, पेनल्टी का मतलब क्या होता है? जुर्माना। कोई दिक्कत? तो यही था 1991 का औद्योगिक नीति। और भी बात बताते हैं, पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है? लिखो, फास्ट लिखो। नहीं, हम बोल देते, सेंटेंस में बोलते हैं। हेडिंग लगा लिया है? पहले लिखो, ये सबसे ऑब्जेक्टिव है, बहुत ध्यान रखना। पहले लिखो, परमिट कॉमा लाइसेंस तथा कोटा व्यवस्था को समाप्त किया गया। पहला फर्स्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान था 1991 में? तो पहला पॉइंट लिखो, परमिट कॉमा लाइसेंस एवं कोटा व्यवस्था को औद्योगिक क्षेत्र लिखना, औद्योगिक क्षेत्र में समाप्त किया गया। समाप्त किया गया। वर्तमान समय में केवल 5 वस्तुओं के उत्पादन करने पर, वर्तमान समय में केवल 5 वस्तुओं के उत्पादन
करने पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। करने पर कंपनी को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केवल 5 वस्तुओं के उत्पादन करने पर कंपनी को लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हो गया? 5 वस्तु में लिखो। पहला लिखो एल्कोहल उत्पाद। इसको एबीसीडी कर दो, ज्यादा दिक्कत लग रहा था। इसको लिख लो ना जल्दी से। हो गया? हुआ? चलो सेकंड पॉइंट लिखो। लिखिए 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में एमआरटीपी कानून को समाप्त किया गया तथा इसके स्थान पर 2002 ईस्वी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ब्रैकेट में CCI लिख लेना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। फुल स्टॉप। यह आयोग निजीकरण को अधिक बढ़ावा देता है। चलो अगला लिखो 1999 ईस्वी में थर्ड, हाँ 1999 ईस्वी में फेरा कानून को समाप्त कर फेमा कानून को लागू किया गया। फेमा कानून को लागू किया गया। फेमा कानून को लागू किया गया 1999 में ही लागू किया गया। फुल स्टॉप।
फेमा कानून, फुल स्टॉप, फेमा कानून फेरा कानून की तुलना में, फेमा कानून फेरा कानून की तुलना में साधारण था। इसमें दोषी पाने पर जुर्माना का प्रावधान था। जुर्माना का प्रावधान था नहीं, है कर दो, अभी भी यही चलता है। इसमें दोषी पाए जाने पर क्या लिखे? जुर्माना का प्रावधान है। हो गया? चलो इस चौथा एक पॉइंट और लिखो, तो फोर्थ लिखो। 1991 ईस्वी में भारत ने विनिवेश नीति को लागू किया। विनिवेश नीति को लागू किया। हो गया? देखो विनिवेश तुम लोग को पहले बता दिए है। विनिवेश वह प्रक्रिया होती है बाबू जिसके द्वारा सरकार अपने स्वामित्व को बाजार में विक्रय करती है, उसी को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विनिवेश कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दिए थे कि एयर इंडिया का विनिवेश किया था, टाटा कंपनी उसको खरीदा था। इसका मतलब है कि एयर इंडिया से जो फायदा होगा वो एक हिस्सा कौन लेगा? जो टाटा कंपनी है वो लेगा। कोई दिक्कत? तो ये तो खैर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ से उम्मीद है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो इस सबसे एक आध को फंसा देगा तुम लोग को। और देखो औद्योगिक क्षेत्र जो है बाबू, ये ज्योग्राफी में भी है और हिस्ट्री में भी है, ये चलते थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, हिस्ट्री ध्यान से पढ़ना है। अब देखो, अब यहाँ तक नीति समझने के बाद ये हमको पता लग रहा है कि अब सरकार फुल मूड में है कि विदेशी लोग कैसे हमारे यहाँ आए और कंपनी को क्या करे? स्थापित करे, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े। इसके लिए सरकार अब एक नया नीति लेके आएगा, उसी को एलपीजी सुधार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू? एलपीजी सुधार। एलपीजी सुधार करने का मतलब हो गया उदारीकरण, लिबरलाइजेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। और यहाँ पे पी का मतलब हो जाएगा बाबू प्राइवेटाइजेशन, इसको क्या कहेंगे? निजीकरण। और एक हो जाएगा जी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? ग्लोबलाइजेशन। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? वैश्वीकरण। अब सरकार औद्योगिक क्षेत्र में उदार बनना चाहती है। अच्छा, उदार का मतलब क्या होता है बाबू? इसको समझते हैं। उदार कहने का मतलब हो गया है कि जो सरकार प्रतिबंध लगाम लगैले था, परमिट कोटा ये सब, उसको क्या करेगा? कम करेगा। और जब सरकार इसको कम करेगा तो विदेशी लोग यहाँ आएंगे और कंपनी को स्थापित करेंगे। इसी नीति को कौन सा नीति कहा जाता है? उदारीकरण इसको कहते हैं। सरकार यहाँ क्या है? उदार है। और एक क्या है? निजीकरण। निजीकरण आपको अभी समझाएं कि एक प्रक्रिया है। निजीकरण का मतलब क्या होता है कि जब सरकार अपना स्वामित्व को कोई निजी क्षेत्र के निजी हाथ में अगर बेचता है बाबू, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्योंकि अब सरकार को पता लग गया कि अब डर नहीं है, अब 1947 से पहले का जमाना नहीं है कि अब कोई आएगा कब्जा कर लेगा। अब आने दो सबको, क्योंकि वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। सब देश एक दूसरे देश का मिल रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। अगर हम नहीं मिलेंगे तो हम पीछे चढ़ जाएंगे। और ये आपके जीवन में ये चीज लागू होता है कि अगर आप दुनिया समाज से मिलकर नहीं चलते हैं, कहाँ पे कितना प्रगति हो रहा है,
और अगर आप कट के रहते हैं, अकेले रहते हैं, यकीन मानिए आप पीछे हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अकेले रहो, अरे अकेले ठीक है, रहना सही बात है, लेकिन आपको दुनिया में देखते रहना है क्या अपडेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरा पहल का युग जी रहे हैं, अकेले हैं और अभी भी जो है आप तीर कमान लेके घूम रहे हैं, ये भी दिक्कत वाली बात है। आज नया टेक्नोलॉजी आ गया है और नया नया चीज मतलब हमारे सामने आ गया है, तो इस सब चीज का इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि दिन भर सब साथ घूमित रहो, ये भी गलत बात है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आप चलेंगे बाबू, तो आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, दुनिया में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, आप सरकार को समझ में आ गया कि भाई ये सब काम हमको करना पड़ेगा, और यही 3 चीज में सरकार सुधार करेगा। इसी को क्या नाम दिया जाएगा? एलपीजी सुधार। इसी को घुमा के कह देगा उदारीकरण, वैश्वीकरण और क्या कहेगा? निजीकरण। देखो जहां भी उदारीकरण और निजीकरण होगा वहां दौड़ के कौन चलाएगा? क्योंकि जिस देश में बाबू वहां की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खुला होगा, कोई आओ कंपनी लगाओ, सरकार कोई भी नहीं लेगा, कोई टैक्स वगैरह नहीं लेगा। अगर तुमको कंपनी खरीदना है, हम कंपनी भी देने के लिए तैयार है, तुम खाली पैसा लगाओ। तो उस कंडीशन में विदेशी लोग दौड़ करके आ जाएंगे और फिर अगला प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे। ये तो पीछे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भारत में कोई विदेशी कंपनी नहीं कैसे है? तुम्हारे पास जो चाइनीज सामान दे रहा कैसे आ गया? व्यापार के जरिए आता है, उसको मुक्त व्यापार कहते हैं, फ्री ट्रेड इसको कहते हैं, मुक्त व्यापार। हम तुम्हारे देश में सामान बेचेंगे, तुम हमसे नहीं व्यापार लो, सीमा शुल्क नहीं लो, कर नहीं लो, और तुम हमारे यहाँ बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेखा भी कर तो थोड़ा माना लिया जाएगा, उसी को टैरिफ कहते हैं। आगे लास्ट में टैरिफ को समझाएंगे, आगे समझाएं इसको। तो आगे समझना नहीं है, अब हम लोग को यही सब पॉइंट पढ़ना है। तो साइड हेडिंग लगाओ, उदारीकरण। उदारीकरण डैश करो लिख करके, इंग्लिश में लिख लो ना उसको, लिबरलाइजेशन। हो गया? डैश कीजिए उसमें। लिखिए उदारीकरण का तात्पर्य उदारीकरण का तात्पर्य सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगाए गए सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध या अवरोध जैसे लाइसेंस, परमिट, कोटा इत्यादि को कम करना या समाप्त करना। कम करना या समाप्त करना, पैराग्राफ चेंज करना। भारत सरकार ने 1991 की औद्योगिक नीति के बाद उदारीकरण को अपनाया है। इसके निम्न कारण हैं। पहला लिखो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको शॉर्ट में कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रेक में लिखना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं 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 पूछेगा, ठीक है, इतना क्या टेंशन लेते हैं हम लोग, सिलेबस से दो हाथ आगे पीछे है, टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर नहीं कुछ पूछेगा। प्रत्यक्ष विदेशी क्या लिखे, निवेश को, नहीं नहीं डैश फैश नहीं करना है, डैश क्या बोल दिएगा, बोले डैश, कारण लिखे ना, फर्स्ट लिखो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा देश की समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, देश की समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए, तीसरा देश में रोजगार सृजित करने के लिए, देश में रोजगार सृजित करने के लिए, बस बस हो गया। इधर तो लोग समझ में आ रहा होगा कि भाई सरकार ये नियम क्यों अपनाया। चलो यही था आपका कौन सा, उदारीकरण। अब अगला लिखो क्या, निजीकरण, साइड में बनाओ हेडिंग, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। बड़ा खुश लग रहा तुम लोगों को, कोई बात है, मर्जीत अकेले अकेले हंसेगा, हो गया। चलो लिखो लिखो लिखो, तैयारी करे वाला लेकिन हंसता कैसे हमको नहीं समझ में आता है, इसका मतलब तुमने सीरियस तैयारी नहीं कर रहा। चलो लिखो, क्या लिखे, निजीकरण, डैश करो इसमें, लिखिए जब सरकार अपने स्वामित्व को बाजार में, जब सरकार अपने स्वामित्व को बाजार में विनिवेश के माध्यम से, विनिवेश के माध्यम से, निवेश के माध्यम से विक्रय करती हो, एक मिनट क्या लिखे हैं, विनिवेश के माध्यम से, निजी क्षेत्रों में लिखो, माध्यम से निजी क्षेत्रों में विक्रय करती हो, विक्रय करती हो, तो इसे निजीकरण कहा जाता है। तो बहुत देर से हंस रहा है, एक काम करते पहले निपटा लेते हैं, क्या क्या पीछे चल रहा है, वो क्या चल रहा है बेबी, बगल में तुमको पता नहीं है, जो तुम्हारा छूट गया इसलिए हंस रहा है, वाह। देखो गोतिया कब खुश होता है, जब तुम्हारा छूटता है, हैं? इसलिए पड़ोसी से बच के रहो, ये नहीं हो रहा कि बाबू को दे दो ताकि लिख ले, हो गया। और किसी का छूटा गया, बहुत फास्ट बोल रहे हैं का, ठीक तो है, कितना आसान से बोल रहे, चलो हो गया। ये इसका प्रभाव से लिखे ना बाबू ना, तो पैराग्राफ चेंज करो, जरा दिखा दो कभी भारत सरकार इसको अपनाया है। लिखिए भारत सरकार ने 1991 की भारत सरकार ने 1991 की नवीन आर्थिक नीति, घबरा गए का,
वो दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। एग्जाम में तुम लोग एक स्टाइल अपनाना, वहां जो लिखना यही वाला, कोई भी दोनों में से अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखे 1991 ईस्वी में नवीन आर्थिक नीति के द्वारा निजीकरण को अपनाया। इसके निम्नलिखित कारण हैं, थे लिखना, इसके निम्नलिखित कारण थे। हो गया, निम्नलिखित कारण थे। अब देखो सरकार निजीकरण क्यों करना चाहती है उसको समझो ध्यान से। तुम सरकारी काम और प्राइवेट काम को अगर बढ़िया से देखेगा तो तुम इसका कारण तुरंत निकाल लेगा। कोई प्राइवेट काम हो रहा है और कोई सरकारी काम हो रहा है, तुम लोग देखना उस दोनों में अंतर तुमको दिखेगा, और यहाँ पे हम लिखते हैं और तुम लोग बताना है कि हाँ सही बात है गलत बात। पहला, निजी क्षेत्र के पास संसाधन प्रचुर होती है। प्रचुर का मतलब अधिक हो गया। अंबानी का नाम सुना है तुम लोग, अडानी का, ये सब टेंडर ले लेता है, या तो रोड वगैरह का टेंडर होता ना है, देखना कोई प्राइवेट आदमी टेंडर लेता है, उसके पास मतलब कि 100-200 गाड़ी है, जेसीबी है, मतलब वो सारा सामान उसके पास है, पूरा टेक्निक उसके पास है। सरकार को बहुत सा काम करना होता है, सरकार 100 गाड़ी रखे कि भाई जेसीबी रखे कि ड्राइवर रखे, लेकिन प्राइवेट को जो सेक्टर में आदमी रहेगा इसको एक ही वो काम में करना है कि सरकार का रोड बनाएगा तो हमको टेंडर देगा, हम यहाँ बना देंगे। इस प्रकार के तो देखा जाता है कि जो निजी क्षेत्र के पास होता है बाबू, वो इस कंडीशन में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, उसके पास संसाधन होता है। दूसरा क्या होगा कि उसके पास उन्नत तकनीक, उन्नत क्या बाबू, तकनीक, और कुशल श्रमिक होते हैं। वो अपने पास जो भी प्राइवेट में रहेगा वो एकदम 2 टन आदमी को रखेगा, अगर वो काम नहीं करे तो तुमको तुरंत बाहर कर देगा। लेकिन सरकारी में क्या है कि एक बार सरकारी कर्मचारी बन जाओ फिर जो काम आता था वो भूला जाता है। टीचर लोग क्या करता है, एग्जाम दिया, एग्जाम दे करके स्कूल में गया, अब एग्जाम दे के तो अपने तो पढ़ता है, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने में रहता है तब जो है सब एक जगह बैठ करके बात कर रहा है। तो सरकारी का थोड़ा सा ही होता है, जैसे सरकारी हुआ इसका मतलब है अच्छा कोई टेंशन नहीं है, काम करो या तो मत करो, पेमेंट तो मिलना तय है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा होता है, एकदम स्किल डेवलप करनी पड़ेगा, अगर तुमसे ज्यादा बेहतर अगर वो आदमी को मिल रहा है तो आपको तुरंत हटा देगा और फिर उसको रख लेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे श्रमिक भी क्या होते हैं। तीसरा क्या होगा बाबू कि जो कोई परियोजना होता है इसको समय से पूरा करते हैं, समय से क्या करते हैं, पूरा करते हैं। भारत सरकार का काम देख लो या तो राज्य सरकार का काम देख लो, पता चला कि भाई मनरेगा का काम होगा, नहर खोदा जाएगा, वो 2-4 को 5 को कनो जो है छोटा मोटा नाला नाली खिंचकाच दिया थोड़ा बहुत, बस उसका काम हो गया। लेकिन वही प्राइवेट काम करेगा तब उसका देखना 2 टन, जैसे बाईपास वगैरह बनाता है, देखता है सब प्राइवेट, थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तुरंत मशीन लेकर के तुरंत चीज लेकर के पहुंच जाता है। तो सरकारी काम थोड़ा स्लो होता है, और बल्कि परियोजना वगैरह होता है वो अगर निजी क्षेत्र करेगा बाबू तो फास्ट होता है। और तुमको कोई अंतर दिख रहा है? चलो इतना पहले लिख लेते हैं। तो क्यों सरकार निजीकरण क्यों अपनाया, अपनाने के पीछे कारण नहीं था कि हमारे कर्मचारी पैसा तो लेते हैं लेकिन सही से काम नहीं कर पाते, लेकिन उसी पैसा को अगर प्राइवेट सेक्टर में दे देते हैं तो प्राइवेट व्यक्ति उसके पास मैनेजमेंट इतना टाइट होता है, कुशल श्रमिक होता है, समय पर काम करता है, ताकि देश का विकास तेजी से होगा और देश की प्रगति काफी तेज गति से होगा। तो निजीकरण को अपनाने के पीछे लॉजिक क्या था, तो यही सब लॉजिक था। तो लिखो पहला, पहला लिखिए, निजी क्षेत्र के पास निजी क्षेत्र के पास निजी क्षेत्र के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा, उसके पास उन्नत तकनीक, नहीं सेकंड पॉइंट, उसके पास उन्नत तकनीक
उसके पास उन्नत तकनीक तथा, इसके लिए वो और वर्ड आता है दक्ष, छोड़ो ये, उन्नत तकनीक तथा कुशल श्रमिक होते हैं। तीसरा, वे परियोजना को समय से पूरा करते हैं। वे परियोजना को समय से पूरा करते हैं। बस हो गया, और क्या। तीसरा क्या है बाबू? वैश्वीकरण, जो तुम लोग को पढ़ा दिए। वैश्वीकरण पढ़ा दिया ना? वैश्वीकरण किसे कहते हैं ये आपको बता दिया गया। इसी तीनों को समेट के हम लोग क्या कहते हैं? एलपीजी सुधार इसको बोला जाता है। पैराग्राफ चेंज करो। ये 5 पॉइंट हो गया ना, तो अब क्या पैराग्राफ चेंज करना, हो तो गया। 3 पॉइंट हुआ, बस बस वही ठीक है। अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। दोनों एक ही चीज होता है। हाँ, क्या अलग होता है? अच्छा, तो हो सकता है हमको नहीं पता होगा, हो सकता है। हाँ, चलो, तो उदारीकरण और निजीकरण क्या होता समझ में आ गया बाबू? आगे बढ़े, अब ध्यान से सुनना। 1991 का औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति, और अब एक काम करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। चलो सुनो ध्यान से, भाई बाबू सुनो। देखिए, अभी हम लोग एलपीजी क्या होता है समझ लिए पूरे तरीके से। अब एलपीजी का मूल्यांकन कर रहे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं आज के डेट में कि भाई एलपीजी कहाँ तक सार्थक हुआ, सरकार इसको लागू किया तो कितना फायदा हुआ और इसको से कितना नुकसान हुआ, दोनों देखना है। अगर फायदा देखिएगा बाबू तो उसको बोलेंगे सकारात्मक पक्ष। क्या उसको बोलेंगे? पक्ष, या इसी को प्रभाव भी कर सकते हैं। और अगर उसको से कोई नुकसान हुआ तो उसको लोग क्या कहेंगे? टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़िएगा तब ये क्वेश्चन बनेगा, फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो एलपीजी आप लोग समझ लिए, तो एलपीजी का क्या फायदा था? पहला फायदा तो हमको ये दिखा बाबू अभी के डेट में कि देश में समृद्धि दर क्या हुआ? बढ़ा। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। यही सब कंडीशन के कारण बना है। अगर इतना कंडीशन नहीं रहता, वही पहले वाला कानून चलता बाबू, तो यकीन मानो आज हम लोग चौथा अर्थव्यवस्था नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर तरफ से लॉक रहता, कोई आता विदेशी कंपनी नहीं। तो पहला तो हो गया कि समृद्धि दर बढ़ा। आज भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया में केमा अर्थव्यवस्था बन गया है, किसके आधार पर? और एक और आधार होता है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके आधार पर बात कीजिएगा तो पूरे दुनिया में भारत केमा स्थान पे आ गया है? तीसरा बड़ा हो गया अर्थव्यवस्था हो गया। ये तो पहली बात हो गया। दूसरा इसको से क्या फायदा हमको दिख रहा है कि लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। क्या हो गया बाबू? प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। 1990 में तुमको डेटा देते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना मात्र कितना था? 15,000 था। कितना था बाबू? 15,000। जो अभी के डेट में वर्तमान समय में 2024-25 में ये जो डेटा बढ़ के हो गया है 2 लाख से ऊपर हो गया है, 2 लाख से बढ़ गया है। ये किसका देन है? एलपीजी सुधार के देन है। और एक बात तुम लोग और जानो, तीसरा पॉइंट, रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हो, रोजगार बढ़ा, लेकिन रोजगार में समृद्धि तो बढ़ा, लेकिन रोजगार विहीन समृद्धि उसको हम लोग नेगेटिव पक्ष में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसको वहां पे हम समझाएंगे। और एक हो गया देश में समृद्धि दर बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय 2 पॉइंट पहले लिखो तो
फिर तीसरा बताते हैं। हेडिंग लगा लिए हैं, पहले हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाइए पहले ये, एलपीजी या नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन, ऊपर बीच से तुम लगाना। मूल्यांकन हो गया। अब पहले हम लोग सकारात्मक पक्ष को लिखते हैं। साइड हेड लगाना, सकारात्मक पक्ष लिख के डैश करो। सकारात्मक पक्ष लिखिए। नहीं पहला नहीं, पहले सकारात्मक पक्ष इसमें लिख करके ऐसे डैश करो, थोड़ा को सेंटेंस दे देते हैं। लिखो, एलपीजी सुधार के बाद, एलपीजी सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक, भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन, अनेक सकारात्मक लिखना, अनेक सकारात्मक परिवर्तन, अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जो निम्न है। अब फर्स्ट सेकंड कर देते हैं, जो निम्न है। हो गया, फर्स्ट लिखो। पहला लिखो, देश के समृद्धि दर में वृद्धि। डैश कीजिए। बोले, लिखो। देखिए, आज भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर, जीडीपी के आधार पर विश्व में चौथा तथा, जीडीपी के आधार पर विश्व में चौथा तथा पीपीपी के आधार पर, पीपीपी के आधार पर तीसरा, तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तीसरा, हाँ तीसरा, थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। दूसरा लिखिए सकारात्मक पक्ष में, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, डैश करो, लिखिए। 1990 के काल में, 1990 के काल में भारत में प्रति व्यक्ति आय, भारत में क्या लिखे, प्रति व्यक्ति आय मात्र 15,000 रुपया था। क्या लिखे, कितना लिखे, जो आज बढ़कर, जो आज बढ़कर
2 लाख से अधिक हो गया है। एक पॉइंट और लिख लो, तीसरा। हाँ वो हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेक्स कहते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार ब्रैकेट में फॉरेक्स में वृद्धि। हो गया। देखो एक वर्ड आ गया बाबू, फॉरेक्स क्या होता है। हालांकि इसका मतलब लिखा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कहा जाता है, फॉरेक्स कहा जाता है। जैसे भारत सरकार के पास एक भंडार होता है जो विदेशों से आए, डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, जितना जो विदेश से मुद्रा प्राप्त करते हैं उसको यही जमा किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, फॉरेक्स। इस भंडार को क्या कहते हैं, फॉरेक्स। 1990 के बाद बता रहे हैं कि 1990 के भारत में जो भारत का जो फॉरेक्स था $1 बिलियन था। 1 बिलियन क्या था बाबू, डॉलर था। $1 बिलियन था। अच्छा तुम लोग 1 बिलियन तो बहुत ज्यादा होता है, मिलियन से ऊपर होता है, बिलियन होता है। देखो इतना बड़ा देश के लिए 1 बिलियन बहुत कम था। लगभग 7 दिन के जो विदेशी वस्तु का हम लोग आयात करते थे, मात्र 7 दिन कहीं खर्चा पानी से बचा हुआ था। क्योंकि फॉरेक्स वाला जो पैसा होता है उसी से हम लोग विदेश से कोई वस्तु वगैरह मंगाते हैं, केवल 7 दिन। और उस समय देश के प्रधानमंत्री पूरा नाम सुना होगा, जय जवान जय किसान। कौन नारा दिए वो, जवाहरलाल नेहरू दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री नाम सुना है, जय जवान जय किसान। एक बार पुनः टॉपिक को समझा, ध्यान सुनना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर। यहीं पे नारा दिए थे, क्यों दिए समझाते हैं। फॉरेक्स समझा रहे ना। देखो फॉरेक्स क्या होता है बाबू, फॉरेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। भारत सरकार के पास एक भंडार होता है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। उस भंडार को क्या कहते हैं हम लोग, फॉरेक्स। इसी से सरकार बाहर में क्रय विक्रय करता है। जैसे रुपया से भी अगर कहीं क्रय विक्रय करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा बाबू, तो सबसे पहले उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस भंडार में जो पैसा होगा वो किस फॉर्म में होगा बाबू, डॉलर के फॉर्म में होगा। शुरुआती दौर में जब हम लोग आजादी हम लोग को मिला था तो हम लोग की लगभग आबादी 25 से 30 करोड़ था। लेकिन भारत में इतना भी उत्पादन नहीं हो पाता था कि 25 से 30 करोड़ का हम लोग जो है खाना पीना जुटा दे। आज देखता हो कि जो राशन वगैरह फ्री मिल रहा है ये सब हरित क्रांति का देन है। भारत में हरित क्रांति नहीं होता बाबू, तब इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है चावल ये सब का, आज तो विश्व में निर्यात कर रहे हैं हम लोग। हम लोग पहले खरीदते थे चावल गेहूं ये सब, और भारत का मोटा पैसा जो फॉरेक्स का पैसा होता था वो चावल वगैरह ये सब खरीदने में जाता था। क्योंकि पहले जरूरी है बाबू क्या, भूख मिटाना जरूरी है ना। उस समय देखना कितना भूखमरी था, उस समय फिल्म वगैरह देखना तुम लोग को सब लग रहा है कि पूरा एकदम एक्सरे दिख रहा है। आदमी को देखना कोई हेल्थ वगैरह नहीं तुमको दिखेगा। जिधर देखो उधर ही, मतलब अंग्रेजी इतना शोषण कर दिया था कि बाकी तो खैर छोड़ ही दो। लेकिन उसके बाद भी भारत में फसल वगैरह उत्पादन नहीं होता था। वो तो शुक्र मनाइए कि फिर हरित क्रांति आया, उसके बाद फिर बीज उर्वरक सिंचाई वगैरह का लोग तकनीक में थोड़ा सा डेवलप हुआ, और आज जो है इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि इतना आबादी होने के बावजूद भी आज आराम से भारत अपना खाद्यान्न स्टॉक इतना बरियार कर लिया कि विदेशों को दे रहा है। अपना छोड़ दो, फ्री में सब कुछ राशन पानी बांट रहा है। तो शुरुआती दौर में फॉरेक्स की बात कीजिएगा तो 1990 के समय में हमारे पास जो फॉरेक्स में पैसा बच गया था बाबू, वो मात्र कितना बच गया था, $1 बिलियन था। अभी कितना है वो जान लो थोड़ा, तुमको सितंबर 2024 के डेटा दे रहे हैं क्योंकि अभी डेटा आया नहीं है। अभी लगभग है $700 बिलियन। अभी हमारा फॉरेक्स में कितना पैसा जमा है, $700 बिलियन। ये आता कहां से बाबू, जब कोई हमारा कंपनी विदेश में कमाई कर रहा है, वहां से पैसा ला रहा है, या तो बाहर की कंपनी को यहाँ आ रहा है, तभी ना विदेशी मुद्रा भरेगा। तो अभी की डेट में भारत में लगभग जो विदेशी भंडार है अर्थात फॉरेक्स है, उसमें कितना पैसा है, 700 बिलियन। और 1990 के टाइम में कितना था,
कारण क्या था, चूंकि भारत में कोई कंपनी आना ही नहीं चाहता था, ऐसा ऐसा भारत में कानून लगा था। लेकिन जैसे ही कानून सीधा हुआ, सब आया और इंटरनेशनल मार्केट खूब होना शुरू हो गया, उसके बाद देखो उसका नतीजा निकल गया। तो इसको हम लोग सकारात्मक भी नकारात्मक रखेंगे, सकारात्मक रखेंगे। तो तीसरा लिखो, तीसरा लिखिए, ये हेडिंग लगा लिया ना, डैश करो इसमें, लिखिए 1990 के समय, 1990 के समय भारत के पास मात्र $1 बिलियन, $1 बिलियन फॉरेक्स के रूप में जमा था, जबकि सितंबर 2024 ईस्वी में भारत का फॉरेक्स 700 बिलियन डॉलर का हो गया है। हो गया है, हो गया। और 1990 के टाइम में ही एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, किसानों को जो मोटिवेट किए थे लाल बहादुर शास्त्री। चलो बस बस, सकारात्मक पक्ष तीन को कोई दिक्कत, ये सब किसके कारण हुआ बाबू, एलपीजी। अच्छा नकारात्मक क्या हो सकता, तुम जरा सोच के बताओ तो। नकारात्मक का पहला हुआ बाबू कि एलपीजी सुधार आने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, बहुत ज्यादा। देखो देखो तो फैक्ट्री, आजकल के देखो हवा कितना प्रदूषित हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, जलवायु परिवर्तन हुआ, कोरोना महामारी, सब किसका देन है, सुधार किए सब, जो चाहे जे आ रहा है, जे चाहे जे जा रहा है, उसका नतीजा झेलना पड़ रहा है। और क्या हुआ, देश में देखो समृद्धि दर तो बढ़ा, लेकिन उसका नतीजा ये था बाबू कि रोजगार विहीन समृद्धि दर बढ़ा। जिस प्रकार से समृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ा हुआ, उस हिसाब से रोजगार नहीं मिला, जिस कारण भारत में आज भी बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। ठीक है रोजगार बढ़ा, लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ आदमी के पास सब पैसा जमा हो गया और बहुत आदमी के पास बहुत कम पैसा रह गया। उसको तीसरा पॉइंट में ले लेंगे। तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या बता देंगे कि एलपीजी सुधार के बाद भारत में समृद्धि दर जो बढ़ा वो असमान समृद्धि दर बढ़ा। असमान कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो आज 18 से 20% योगदान मात्र जो है कृषि क्षेत्र का है बाबू जीडीपी में, और लगभग आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक योगदान लगभग 54% किसका है, सेवा क्षेत्र का है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों बराबर होता, कृषि को ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट होता, कुछ लागत होता, लेकिन अधिकांश जो है सब फैक्ट्री वगैरह ये सब चीजें, सेवा क्षेत्र का उत्पादन ज्यादा हो गया। तो एक पहले लिखो पॉइंट कुछ, ठीक है फटाफट लिखो तो। नकारात्मक पक्ष में पहले लिखो, हाँ पहले लिखो फिर समझाते हैं। नकारात्मक पक्ष पहले लिखिए, देश में जी, इसको सीधे सीधा लिखा देंगे, देश में रोजगार विहीन समृद्धि दर बढ़ा। दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा लिखो, देश में एलपीजी सुधार के बाद पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिला।
नेक्स्ट, देश में, नहीं नहीं, तीसरा, देश में असमान असमान समृद्धि दर, असमान समृद्धि दर बढ़ा, असमान समृद्धि दर बढ़ा। जैसे भारतीय जीडीपी में, जैसे भारतीय जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र 18 से 20%, जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 18 से 20%, तो वही 18 से 20, हाँ अच्छा 22 तुमको लग रहा है, हो गया। तथा सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। हो गया। तो बताओ, एक समान समृद्धि हुआ बाबू कि असमान हुआ? असमान हुआ ना, सेवा क्षेत्र ज्यादा मतलब कर रहा है, कम कर रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला लिखो, लिखिए, देश में समृद्धि दर तो बढ़ा, लेकिन देश में समृद्धि दर तो बढ़ा, लेकिन बहुआयामी गरीबी बहुआयामी गरीबी कौमा खुशहाली सूचकांक में लगातार गिरावट आया, सूचकांक में लगातार गिरावट आया। कितना पॉइंट हुआ? अब देखो, इसको सुनो ध्यान से। पहला बात ये बताया गया बाबू कि ठीक है, समृद्धि दर बढ़ा, लेकिन जिस हिसाब से इकोनॉमी बढ़ा उस हिसाब से रोजगार भारत में नहीं बढ़ा, जिस कारण भारत में रोजगार की समस्या। इसी को समेट करके थोड़ा ठोस वर्ड में हम लोग कहेंगे कि भारत में समृद्धि दर बढ़ा, लेकिन कैसा समृद्धि दर बढ़ा बाबू? रोजगार विहीन समृद्धि दर बढ़ा। दूसरा बात ये कहा गया है तुमको कि एलपीजी सुधार के बाद देश में पर्यावरण प्रदूषण तथा एक और क्या बताया गया, जलवायु परिवर्तन को क्या मिला? बढ़ावा मिला। जलवायु परिवर्तन का क्या मतलब हो गया बाबू कि आज दिन प्रतिदिन जो है स्थिति देख रहे हैं कि तापमान, टेम्परेचर पूरे वैश्विक स्तर का लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले 40-42 रहता था, अब देखिए हाईएस्ट स्कोर बढ़ जाता है, 45 हो जाता है, 40 हो जाता है। इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। उस बात क्या बताया गया कि समृद्धि तो बढ़ा, लेकिन गरीबी सूचकांक, ये सब डेटा देखिएगा, खुशहाली सूचकांक, तो इसमें लगातार क्या हो रहा है? गिरावट देखने को मिल रहा है। यही 3-4 पॉइंट पे था ना। हालांकि पीछे सब तो चर्चा कर ही दिए हैं, ज्यादा तो दिक्कत नहीं होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों पक्ष अलग अलग पूछेगा तुमसे। हो गया।